हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पाई जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सही जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, बिजनेस की सही पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। ये पहला एसेंशियल है। दूसरा है अंडरस्टैंडेबल, समझने लायक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब अकाउंट्स बनाया जाता है तो उसके अंदर कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेस पर अगर बनाया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एसेंशियल्स या ज़रूरी बात ये होती है कि उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बनाया जाए ताकि उसे समझा जा सके। तीसरी बात है कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन सच ए मैनर that the user can compare the information of the same entity over years and also with the others। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर कंपैरिजन किया जाना पॉसिबल हो। कंपैरिजन दो तरह का होता है। एक ये होता है कि कई साल के फिगर्स को खुद से ही कंपेयर करना, जैसे मान लीजिए 2001 का फिगर 2002 से कंपेयर करना। तो ये एक ही बिजनेस के 2 साल के फिगर को कंपेयर करना, ये कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिमिलैरिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, हर साल आप एक जैसा बना रहे होंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप पॉलिसी बदलते होंगे, अगर आप मेथड बार बार बदलते होंगे तो कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कभी डिप्रिसिएशन निकालने का स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाया एक साल, फिर दूसरे साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना रहे हैं, फिर तीसरे साल आप कोई और मेथड अपना रहे हैं, तो अगर आप बार बार मेथड बदलते जाएंगे तो क्या होगा? आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग मेथड से प्रॉफिट अलग अलग बता रहा होगा, पोजीशन अलग अलग बता रही होगी। तो जब मेथड बदल गया तो कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि मेथड को बार बार और जल्दी जल्दी न बदला जाए, बहुत ज़रूरत हो तभी बदला जाए ताकि कंपेरेबिलिटी बनी रहे। एक दूसरे तरह का कंपैरिजन होता है कि आपने यानी कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए का कंपनी बी से कंपैरिजन तभी हो सकता है जब ए ने भी उसी तरीके से बनाया हो जिस तरीके से बी ने बनाया है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया जा रहा है जिस तरीके से तमाम कंपनियां और तमाम फर्म्स बना रहे हैं, तब तो उसमें कंपेरेबिलिटी पाई जाएगी, तब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ए अपने तरीके से बना रहा है, बी अपने तरीके से बना रही है, तो उस केस में ए का बी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एसेंशियल होना चाहिए, ये बात जरूरी होनी चाहिए कि वो इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें कंपेयर किया जा सके, खुद अपने से कर सकें कंपेयर और दूसरों से भी कर सकें कंपेयर। चौथी बात है वेरीफाइएबल। वेरीफाई करना यानी इंफॉर्मेशन जो भी डिस्क्लोज की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कभी वेरीफाई करने की जरूरत पड़े, उसको चेक करने की जरूरत पड़े, उसको सही बताने की जरूरत पड़े, तो आपके पास कोई सपोर्ट हो, कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो। नेक्स्ट है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब यहां पर है कि इंफॉर्मेशन जो भी डिस्क्लोज की जाए वो इस तरीके से डिस्क्लोज की जाए कि उसका कोई मतलब हो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी जिस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब ना हो, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूर रखना चाहिए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं शो करनी चाहिए जिसका कोई इस्तेमाल ना हो डिसीजन मेकिंग में। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाना चाहिए। बहुत इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन या जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर नहीं है उसको शो किया जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टाइमलीनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि उसको बनाने में ज़्यादा देर न करें। अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, जब साल खत्म हो रहा है तब आप उसको फौरन बना लें। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग पीरियड एंड हुए, आपके 6 महीने हो गए या साल भर हो गए, अब आप उसको बनाने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अब की इंफॉर्मेशन जो होगी वो ओल्ड हो जाएगी। आज की डेट में अगर आप बना रहे हैं 6 महीने पुराने और 1 साल पुरानी इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज की पोजीशन नहीं बता रहा है, ये बल्कि 1 साल या 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने पुरानी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो क्या होगा
कि उसके अंदर से उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी या वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जितनी पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, उसका रिलेवेंस भी कम होता जाएगा। So financial statement may lose their relevance because of the undue delay caused in the release of such information। अगर आपने बहुत देर कर दी तो उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। रिलेवेंस खत्म हो जाने का मतलब किसी इंफॉर्मेशन के मतलब कि डिसीजन मेकिंग में उस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं रह जाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो रिलेवेंट चाहिए होती है और करंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।